आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए में आप सभी का स्वागत है। डीएनए के परिचर्चा कार्यक्रम में हम जानते हैं समाज के विभिन्न वर्गों के जुड़े लोगों का नज़रिया, समझते हैं उनके विचार। महिला दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में कुछ खास शख्सियतें मौजूद है। हम उनका सबसे पहले तारुफ कराना चाहेंगे। महिलाओं की सशक्त आवाज़ और एक दबंग हस्ताक्षर मानी जाती है पार्वती वाधवानी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। हमारे बीच में है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी निवेदिता पाल जी। हमारे बीच में है समाज सेविका जिन्होंने रायपुर और धमतरी में अपने समाज सेवा के क्षेत्र में एक पहचान बनाई है, श्रीमती जानकी गुप्ता। और चिकित्सा के क्षेत्र में जानी पहचानी हस्ती हैं डॉक्टर रचना पदमवार। हम बातचीत का सिलसिला उनसे शुरू करना चाहते हैं। जैसे उससे पहले एक बात बता देंगे कि आज से कुछ समय पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन जब सामने की ओर देखते हैं तो लगता है मंजिल बहुत दूर है। ऐसे ही कुछ हालात महिलाओं के संबंध में है कि अगर हम 20वीं सदी की महिलाओं के बारे में सोचें तो लगता है कि बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन जब हम आगे की ओर देखते हैं 21वीं और 22वीं सदी की ओर तो लगता है महिलाओं के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। महिलाओं को वो सम्मान, वो दर्जा नहीं मिल पाया है जिनकी वो हकदार हैं। तो आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं एडिशनल एसपी निवेदिता पाल जी से। मैडम, पहले और अब की स्थिति में क्या बदलाव आया आपके नज़रिए से? मिश्रा जी, आपने यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो मेरी नज़र में बहुत प्रोग्रेसिव है और आज हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। निश्चित रूप से अभी भी कुछ ऐसे वर्ग हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। महिलाओं में जितनी दृढ़ क्षमता होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, धैर्य होता है, हमें उन क्वालिटीज़ को पहचानने की आवश्यकता है जो पीछे रह गए हैं। निश्चित रूप से पूरे समाज का ये कर्तव्य है कि हम उनको आगे लाएं, प्रोत्साहित करें। जो महिलाएं आज आप खुद देख रहे हैं यहाँ, बाकी और 3 बहुत सशक्त महिलाएं यहाँ बैठी हैं। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, और कोई न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ नहीं बोल सकते कि अभी भी सभी महिलाएं पिछड़ी हैं या उनका विकास नहीं हुआ है। जो पीछे रह गए हैं निश्चित रूप से हमें उनको आगे लाने का प्रयास करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपके विचार सराहनीय हैं पार्वती वाधवानी जी। इस देश में आज भी निर्भया कांड हो, चाहे किरण रेड्डी कांड हो, या और बलात्कार के केसेस होते हैं। जैसे कहा जाता है हर साल 30,000 से ज़्यादा बलात्कार के मामले आते हैं। तो हम 21वीं सदी में एक सभ्य समाज में कैसे कल्पना कर सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं? आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये बात को मैं मानती हूँ। इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कोर्ट में बैठे बैठे बहुत ही लोगों को रैप का केस लड़ रही भी हूँ तो बलात्कार की बहुत शिकार हो रही है। इनके साथ ही साथ मर्डर बहुत हो रहे हैं। बलात्कार भी करते हैं, उसके बाद मर्डर भी कर सकते हैं। कुछ भी हो, औरत कितनी भी सशक्त हो, लेकिन एक पुरुष के सामने वो एकदम अपने आप को निर्बल समझ जाती है। ये सबसे बड़ी बात है कि औरत अपने आप को इतना आगे बढ़ा नहीं पा रही है। आज आप देख रहे हो कि हम किसी भी क्षेत्र में आगे रहते हैं, समाज सेवा में बहुत अच्छे रहते हैं, डॉक्टर में अच्छे रहते हैं, हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन आप पलट के पीछे देखिएगा, आप गरीब बस्तियों में जाइएगा, उनके रहन सहन को देखिएगा, उनकी सुरक्षा को देखिए। जहाँ पूरे माँ बाप लोग निकल जाते हैं, बेटियाँ घर में अकेली रहती है। उस गांव में अकेली जहाँ देखते हैं असामाजिक तत्व उनके साथ गलत कार्य करके चले जाते हैं। तो सुरक्षित का भावना यदि हम माने तो अभी तक सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित करने के लिए हमको हर गांव में जाके हर क्षेत्र में उसको जागरूकता फैलाना पड़ेगा। और जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक हम नारी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। ये तो मैं 100% बोल रही हूँ। नारी सुरक्षित तब होगी जब नारी की दुश्मन नारी भी ना हो, क्योंकि आज के क्षेत्र में नारी की दुश्मन नारी ही ज़्यादा रहती है और हम उनको आगे बढ़ने के लिए रोकते भी हैं। कई लोगों जैसे आगे बढ़ना भी चाहे ना तो उसको रोक दिया जाता है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे बढ़ रही है तो उससे बढ़ना चाहिए, बढ़ाने देना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस अपराध को रोकें तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने घर में ही संस्कार पैदा करें। यदि जिसके घर में संस्कार पैदा रहे हो
तो वहाँ नारी सुरक्षित हो सकती है। जैसे रहन सहन में, कपड़े पहनने में, हर चीज़ों में नारी कहीं ना कहीं स्वयं भी दोषी रहती है, क्योंकि अंग प्रदर्शन आज के ज़माने में बहुत आगे बढ़ चुका है। उन चीज़ों को यदि हम अपने संस्कार में लाएं और कपड़े ढंग से पहने, बातचीत करें, अकेले ना जाएं, मोबाइल अगर रखे हो तो आप पुलिस थाना का नंबर रखिएगा, या हेल्पलाइन इतना गवर्नमेंट कर रही है, इतना प्रशासन कर रही है, तो उनको मतलब हेल्पलाइन देना चाहिए, हेल्पलाइन उनको लेना चाहिए। अकेले रात को नहीं घूमना चाहिए, 12 बजे के बाद एकदम टोटल बंद करना चाहिए उसे। वो एक सीमा, समय सीमा में यदि अपने घर पर आ जाए तो नारी सुरक्षित हो सकती है, और निकलने से पहले और आने से पहले वो अपने परिवार को सूचना करे कि मैं कहाँ हूँ और कितने बजे तक आऊँ। इस दिशा में पुलिस के भी बहुत प्रयास हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे एडिशनल एसपी से क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पुलिस की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो जाए, जब तक कि समाज के नज़रिए में बदलाव नहीं होगा तब तक के हालात नहीं बदल सकते। तो पुलिस की अभी भूमिका क्या है नारियों को सुरक्षित करने में? मैं वाधवानी मैडम की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि जो मैडम ने कही, निश्चित रूप से उन चीज़ों का हमें सावधानी ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि समाज की मानसिकता में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ बचाव की मुद्रा में रहना ये काफ़ी नहीं होगा मेरे हिसाब से, और निश्चित रूप से अंधेरे में अकेले या कहीं जा रहे हैं तो किसी बिना बताए या ऐसे अनजाने जगह में और नहीं जाना चाहिए। अपनी सेफ्टी अपने आप को रखना चाहिए। एक ऐप है अभिव्यक्ति ऐप, जिसके बारे में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी बताना चाहूँगी। ये प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैडम ने बोला कि अभी एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, मैं आप सभी को यहाँ अवगत कराना चाहूँगी। अभिव्यक्ति ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें हम प्रायः देखते हैं अभी भी ऐसे बहुत सारे समाज के तबके हैं या झिझक है महिलाओं के अंदर कि हम थाने कैसे जाएं, हमको छोटी सी दिक्कत है तो हम थाने कैसे जाएं, जबकि उसके लिए वो इशू बहुत बड़ा होता है, चाहे वो घरेलू हिंसा की बात हो या दहेज की बात हो या सिंपल अपनी कोई समस्या रखनी हो या किसी भी प्रकार की शिकायत उसको अपनी करनी है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से एक ऐप है अभिव्यक्ति ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इसकी दो खासियत है। पहला तो इसमें एक SOS सेवा इसमें दी जा रही है। इसके अंतर्गत 2 लोगों के नंबर इसमें हम फीड कर सकते हैं, जिनको कि जब हम SOS बटन को हम दबाएंगे तो उन 2 लोगों तक आपकी लोकेशन के साथ में आप एक मैसेज पहुंचेगा कि आपको मदद चाहिए। उस नंबर में आप अपने किसी भी गार्जियन का नंबर उसमें दे सकते हैं, जो कि आपकी मदद करने के लिए तत्काल पहुंचेंगे। साथ ही यह लिंक किया गया है डायल 112 से। जैसे ही आप उस SOS बटन को क्लिक करते हैं, इसका एक मैसेज डायल 112 रायपुर में जाता है और उससे मुश्किल से 5 या 7 सेकंड के बाद आपके पास एक कॉल आता है कि आपको क्या परेशानी है। पहला तो ये एक आपातकालीन सेवा है। दूसरा एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार की शिकायत इसमें लिख करके या फ़ोटो खींच के या स्कैन करके इसमें डाउनलोड किया जा सकता है। आप जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी कंप्लेंट का, उसमें एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है कंप्लेंट का, और ये तब तक आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं जब तक कि इसका निराकरण नहीं हो जाए। इसका मॉनिटरिंग काफ़ी हाई लेवल से होगा। इसमें सारा ज़िले का भी फोर्स इसमें मॉनिटरिंग करेंगे, और इसमें कहीं पर भी अगर शिकायत में किसी प्रकार की कोई इशू है, अगर लगता है कि आप संतुष्टप्रद नहीं हैं, आप पुनः उसमें कंप्लेंट उसमें डाल सकते हैं। तो मेरी समझ से ये एक बहुत अच्छा ऐप है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं धमतरी ज़िले के सभी लोगों से, महिलाओं से, पुरुषों से, अपने जितने भी जान पहचान वाली महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ने जाती हैं या काम के लिए बाहर जाती हैं या किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर हैं, अनसेफ हैं, उस समय ज़रूर इस अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग करें और निश्चित रूप से इसका हेल्प भी मिले। हमारे बीच में मनोचिकित्सक डॉक्टर रचना पदमार भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पहले और आज की परिस्थिति में क्या बदलाव आया। आप लोगों के कहीं न कहीं जेहन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका आत्मबल कितना बढ़ा है, वो अपने आप को आज कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं। बहुत सारे काउंसलिंग आपने की है। देखिए, महिलाएं में कुछ जो मनोरोग होते हैं वो तो
होते हैं क्योंकि वो महिला है, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान मन में चिड़चिड़ापन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, मतलब डिलीवरी के बाद कई स्त्रियों का मति भ्रम हो जाता है और कई स्त्री डिप्रेशन में चले, कुछ माहवारी से रिलेटेड मनोदशा रहती है, चिड़चिड़ापन या उदासी हो जाती है, कुछ जब हमारा मीनोपॉज होता है, माहवारी बंद होने के होती, तब कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो नेचर ने दिया है और इसका आज के ज़माने में, जैसे पहले था कि ये इसका नेचर ऐसी है या कुछ अलग ही उसका कंसेप्ट था, पर आज ये चीज़ वेल एस्टेब्लिश्ड डायग्नोस्ड बीमारियां हैं। PMDD, पोस्टपार्टम साइकोसिस के नाम से जानी जाती है, विभिन्न तरीके की बीमारी। तो इसका प्रॉपर इलाज है। पहले इसका कंसेप्ट कुछ और था कि महिला अब किसी काम की नहीं रही, इसका मति भ्रम हो गया है, डिलीवरी के बाद इसका कुछ भूत पकड़ लिया है। जो टोनी प्रथा थी, जैसे पहले मैं नगरी में जाके भी अपनी निःशुल्क सेवा सरकारी अस्पताल में देती हूँ महीने में एक बार, क्योंकि कोविड टाइम पे मैंने देखा था कि वहाँ के लोग जो जागरूक होकर 1-2 लोग आ रहे हैं वो नहीं आ पा रहे थे, जो यातायात का साधन नहीं था उसकी वजह से। तो मैंने 8 केस से शुरू किया था, आज की डेट में वहाँ 80 केस आते हैं और अच्छी बात यह है कि 60 से 70% फीमेल्स आती है। तो वह 10-10, 15 साल से ट्रीटमेंट उनका नहीं हो रहा था, क्योंकि एक ट्राइबल में एक अपना धारणा रहती है, जो भूत और जो प्रथा रहती है, अपने क्वैक्स ट्रीटमेंट लेते हैं। पर आज के ज़माने में वो सजग होके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और जैसे हमारी मितानिन रहती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो उनको बाकायदा लेके आती है, एक मितानिन 3-4 पेशेंट को लाती है कि हाँ सरकारी अस्पताल में इसका निःशुल्क इलाज होता है। तो ये जो कंसेप्ट था कि महिला जैसे टोनी हो गई है, इधर उधर सड़कों पे बैठती है, वो अब कम होने को दिख रहा है हमको। और ये आती हैं, ट्रीटमेंट लेती है, पूरी तरीके से ठीक भी हो जाती हैं और अपना जैसे गांव के परिवेश में है तो खेती बाड़ी ये सब में लग भी जाती हैं। काउंसलिंग के दौरान आया होगा कि वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने घर में, समाज में, या समाज में क्या रिस्पांस मिल रहा है महिलाओं को? जैसे हमारा काउंसलिंग होता है सेशन, उसके अलावा हमारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा भी एक लिंक रहता है। तो अभी हमारा निमहैंस जो इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का, उन्होंने एक स्त्री मनोसुरक्षा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें जो है काउंसलिंग दिया जाएगा सखी वन स्टॉप सेंटर की जो जितनी भी टीम है, चाहे वो हेल्पर हो, कुक हो, कि किस तरीके से महिला जब आती है आपके केंद्र में तो उनकी काउंसलिंग करना है, बेसिक और एडवांस कोर्स में। तो काउंसलिंग के दौरान देखा गया है कि महिला ज़्यादातर जो रहती है वो ऐसे फेस पे आती है जब वो किसी काम की लायक नहीं रहती। मतलब पहले उसको डिप्रेशन था तो वो नॉर्मल बात है कि एक महिला है, उसका नेचर ये है कि उसको शांत रहना चाहिए, और ये नहीं देखा जाता कि वो डिप्रेस है या किसी परेशानी में है। अगर शादी हुई है तो उसका माहौल चेंज हुआ है, अगर हम पड़ोसी के यहाँ भी शादी होके जाए तो पूरा माहौल चेंज रहता है एक घर से दूर। तो यह सब नहीं देखा जाता है कि उसका मेंटल स्टेटस क्या है। तो समय के साथ वो जब अत्यधिक बढ़ जाता है, मानसिक जो उसका हेल्थ है, मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है और वो किसी काम की नहीं रहती, काम की मतलब वो घर का खाना नहीं बना सकती, ना कपड़े धो सकती है, उस स्टेज में लाया जाता है पेशेंट को। तो ये बहुत ही दुखदायी स्टेज रहती है। पर आज जब हमारा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इतना बढ़ चुका है, मितानिन लेवल पे भी हो चुका है इनका ट्रेनिंग वगैरह, तो बहुत अर्ली स्टेज में ला रही हैं। जैसे कुछ महीना से मुझे उदास लग रहा है तो इस स्टेज में आ रही है, तो बहुत खुशी मिलती है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके। जानकी गुप्ता जी, महिलाओं की स्थिति के संबंध में आपका क्या कहना है? महिलाओं की स्थिति, भैया मैं तो समाज सेवी का हूँ, समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। तो जो विषम परिस्थिति में फंसी महिलाएं रहती हैं वो कानून का सहारा लेने से पहले एक बार हमारे पास ज़रूर आती हैं और अपने दुख को बताती हैं, कई बार रो भी पड़ती हैं। तो उस वक्त हम उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनको हम आर्थिक रूप से वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं ये बताते हैं। और उसके बाद वो दोनों नहीं कर पाती है तब वो कानून के पास जाती है। तो हम अपना तन मन धन लगा के निस्वार्थ भावना से समाज सेवा से जुड़कर साल भर हमेशा महिलाओं को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। और महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण तभी होगा जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और उसके अंदर कुछ करने का उसका आत्मविश्वास जगेगा। उसके लिए हर एक महिला को चाहिए कि वो अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को समझे, जाने और उसे निखारे, आगे बढ़ने की कोशिश करे और अपने आप से कहे कि मैं कर सकती, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मैं करूँगी।
और मैं कुछ बन के रहूँगी। मैं ये प्रण लेती हूँ। अगर कोई महिला खुद रोज़ अपने आप से ये बातें कहे तो वो निश्चित रूप से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो सफल होगी। धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम पिछले सदी की तुलना करें तो आज महिलाएं जो है वो फाइटर प्लेन भी चला रही हैं, सेना में भी हैं, पुलिस में भी हैं। सभी जगह महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के का योगदान हमें दिख रहा है। लेकिन फिर भी इस समाज में, इस देश में, इस पूरे विश्व में महिलाओं की जो आधी आबादी है वो अपने हक को पा नहीं पाई है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप, जो उनको मिलना चाहिए? हक की बात करें तो हक तो चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, उसे अपने हक को पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जानकी गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी सभी महिलाओं से, सभी बच्चियों से, हर न केवल महिलाओं में, सभी महिलाओं और पुरुषों सभी के अंदर एक स्पार्क होता है। एक कहीं ना कहीं उनके अंदर दबी एक योग्यता होती है, कुछ दक्षता होती है। हमें उस स्पार्क को पहचानना होगा और उस स्पार्क को आग में तब्दील करना होगा तब तक जब तक हमको हमारा लक्ष्य न मिल जाए। हमारे हक को हमको ही पाना है और उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बराबर है। और चूँकि मैं देख रही हूँ कि सभी एरिया फील्ड्स में महिलाओं की का योगदान है आजकल। जिसमें पहले सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व होता था, उसमें भी महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काफ़ी सारे लोगों ने अपनी योग्यता को समझा है, उस स्पार्क को आग में तब्दील किया है, इसलिए अपनी जगह कहीं पर बना पाए हैं। और हमारे अंदर में जो एक आग है, मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ बोलती हूँ इस बात को, उसको बुझने नहीं देना है, उसको जलते रहना है। और उसको जितना ज़्यादा हम अपने आप को तराशेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को पॉलिश करेंगे, उतना ज़्यादा हम निखर के सामने आएंगे और योग्यता हमारी दिखेगी और हक हमारा मिलेगा। और ये सभी पर बराबरी से लागू होगा। आपका पार्वती जी क्या कहें, अंतिम संदेश महिलाओं के लिए? महिलाओं को स्वयं जागना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरा, शिक्षा में उसको ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके अधिकार क्या है उसको जानकारी रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि गलत कामों का विरोध करना उनको आना चाहिए। क्योंकि जहाँ गलत होता है, बहुत सी महिलाएं ऐसी रहती है मिश्रा जी कि कहीं गलती हो जाती है तो समाज के सामने में उनकी बदनामी ना हो। समाज उसे क्या कहेगा यदि वो घर में प्रताड़ित है या बाहर प्रताड़ित है, तो कुछ बातों को वो छिपा देती है, जिससे उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं और लगातार उठाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। हमको अपने बच्चों को संस्कार अच्छा देना पड़ेगा, हमको उसकी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात और ये रहेगा कि हमें उससे अच्छे और बुरों का ज्ञान देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उसको जो हैंड्स रहते हैं उसका स्पर्श उनको सिखाना पड़ेगा कि ये हैंड्स का स्पर्श किस तरह से रहता है, बोलने की शैली कैसी रहती है और किस तरह से चलते हैं और कहाँ आपको हाथ लगाया जा रहा है, वो गलत है या सही है, इसका विरोध कैसे करना। ये सारी चीज़ जब तक हम नहीं सिखाएंगे तब तक महिला सुरक्षित नहीं रहेगी। और सुरक्षित रहने का सबसे यह है, हम पढ़ लिख लेते हैं। आपने कहा ना कि हम तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सेना में भी हैं, हम पुलिस विभाग में भी हैं, डॉक्टर विभाग में भी है, इंजीनियर में भी है। हर क्षेत्र में जहाँ नारी कभी नहीं रहती थी, ऐसे क्षेत्र में भी हम फोर्थ में भी है, हो रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी नारी प्रताड़ित हो रही है। कारण यही है कि उसे अपने अंदर की नारी को, जैसे मैडम ने कहा, कि उसे जगाना होगा, आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और गलत काम का विरोध करना पड़ेगा, तब कहीं जाके नारी सशक्त होगी। यह था हमारा परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें समाज से जुड़े हुए विभिन्न वर्ग के लोगों ने सारगर्भित तरीके से अपने विचार रखे। ये भी बताया कि महिलाएं कैसी सुरक्षित हो सकती हैं और कैसे स्वावलंबी बन सकती हैं। महिलाएं आज की तारीख में बहुत आगे तो बढ़ चुकी हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें और उत्साह और परिश्रम करने की ज़रूरत है। हम मिलते रहेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम में आप सभी के बीच में और मेहमानों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपने मेहमानों का यहाँ
धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम में वो आकर अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धनकरी।